भगवान श्री राम सबके हैं, एक दम पे लड़ेगी। ब्राह्मण वर्ग या कोई भी दूसरा वर्ग बसपा के साथ चला जाए। उत्तर प्रदेश में जाति और जमात की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे, बसपा मौन थी। 2022 के चंद महीने पहले अगर बहुजन समाज पार्टी एक प्लान ब्राह्मण बना ले तो फिर सवाल तो बनता है। अगर चुनाव के ठीक पहले ब्राह्मणों की याद आ जाए तो सवाल तो बनता है। और ब्राह्मण और दलित गठजोड़ बना करके मायावती आगे चुनावी रण में कूदने की कोशिश करें तो सवाल तो बनता है। और सवाल इसलिए बनता है क्योंकि यूपी का चुनावी रण सबसे बड़ा है। और अगर मायावती के दूत यानी सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच जाएं, जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे और ये कहें कि सरकार हमारी आई तो भव्य राम मंदिर बनाएंगे, तो सवाल तो बनता है। नमस्ते, मैं राशिद। पहली तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके। ये तस्वीर आपको ये बताएगी कि किस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे जो लगभग 11 से 12% ब्राह्मणों का वोट बैंक है, यूपी में साधने की कोशिश है मायावती की। और साधने की कोशिश इसलिए है क्योंकि मायावती को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आज से 14 साल पहले यानी 2007 में किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चला था। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें बहुजन समाज पार्टी को दलित और ब्राह्मणों के वोट जम करके मिले थे। फिर क्या हुआ, मायावती ने पोस्टर बॉय के तौर पर, मैस्कट के तौर पर, शुभांकर के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा को भेजा अयोध्या। कहा कि आप ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कराएं। हालांकि जैसे ही मायावती को यह लगा केस हो जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट की रूलिंग है, अगर जाति के नाम पर सम्मेलन किया तो फिर वहां से नाम बदल दिया और नाम दे दिया प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी। संगोष्ठी हुई भी, संगोष्ठी की शुरुआत भी हुई। इसके बाद ये संगोष्ठी अंबेडकर नगर में भी होनी है, प्रयागराज में भी होनी है। यूपी में अलग अलग इस तरह के सम्मेलन होने हैं। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है। अब ब्राह्मणों के जरिए प्रभु श्री राम का नाम भी लेने की कोशिश है, जय श्री राम का नारा भी लगाने की कोशिश है। और ये 5 सवाल हैं जो टीवी स्क्रीन पर मेरे दाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं। इन 5 सवालों के इर्द गिर्द डिबेट चलती रहेगी, लेकिन आपको हम पहला ग्राफिक दिखाते हैं कि आखिरकार जाति के समीकरण में कौन कहां पर टिका हुआ है और जाति के समीकरण में क्या क्या खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। अब आप समझें कि उत्तर प्रदेश में जाति के कितने खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी के तौर पर अखिलेश यादव हैं जो यादव जाति का वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं जो दलित, ओबीसी और ब्राह्मण और साथ ही मुसलमान को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद है जो कि मल्लाह वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी का भी नाम आ जाता है। मायावती हैं जो दलितों के साथ साथ साधने की असल में कोशिश कर रही हैं कि दलित के साथ में किस तरह से ब्राह्मण को साधा जाए। फिर ओपी राजभर का भी नाम आ जाता है। ओपी राजभर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजभर समुदाय को साधने की कोशिश करते हैं। गाजीपुर की तरफ इनका वर्चस्व है। ये तो पहला ग्राफिक हो गया। अब यहां से ग्राफिक बदलेगा। ग्राफिक नंबर 2 आपको हम दिखाते हैं कि असल में जाति समीकरण में कितने कार्ड खेले जाते हैं। एक एक करके आप देखें। यूपी में इतने कार्ड हैं: अगला पिछला कार्ड, विकास का कार्ड, धर्म का कार्ड, किसान का कार्ड, जाति, ओबीसी, दलित, परिवारवाद, जनेऊ, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा और पिछड़ा। यानी यूपी में इतने कार्ड के इर्द गिर्द अभी की राजनीति चल रही है। और इसी राजनीति के तहत ही मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया है। हालांकि नाम इसका बाद में विचार संगोष्ठी रख दिया। अयोध्या में जब सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, इन्हीं सब चीजों के आसपास ही सतीश चंद्र मिश्रा का फोकस रहा। ग्राफिक नंबर 3 आपको बहुत कुछ बताएगा। ग्राफिक नंबर 3 असल में आपको यह बताएगा कि वोट परसेंटेज के हिसाब से क्या क्या चलता है यूपी के अंदर। आप देखें, ठाकुर 5%, जाट है 5%, अनुसूचित जाति 25%, मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी, ओपी राजभर, मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस हर कोई। सवर्ण में ब्राह्मण है 10% और इन्हीं सवर्ण में जो ब्राह्मण है इन्हें ही साधने की कोशिश है। फिर आ जाते हैं जाट 5% हैं, अनुसूचित जाति 25% है, पिछड़ा वर्ग 39% और पिछड़ा वर्ग में कितने यादवों को साधा जाए और गैर यादव ओबीसी को साधा जाए, ये सारी कोशिश यूपी के अंदर लगी रहती है। और मैंने फिर से आपको बताना मेरे लिए जरूरी है, 18% मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग 39%, सवर्णों में ब्राह्मण 10%। और ये जो सवर्णों में ब्राह्मण आपको यहां पर नजर आ रहे हैं ना, ये 10% सभी के टारगेट पर हैं, सभी के रडार पर हैं। और रडार पर आने के बाद किस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा की जबान पर राम भी आए, किस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा की जबान पर अयोध्या भी आई, किस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा की जबान पर राम मंदिर भी आया, सुनिए। परेशानी होने लगती है कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा ना हो जाए, फिर से एक तरफा कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चला जाए। अगर चला गया तो जानते हैं कि कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। इतनी ताकत तो रखते ही इनको दिया, इनके साथ गए,
बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन ना उम्मीद होकर के तो नहीं, बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत होकर के अब लोग लौट रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने क्या किया, हमने जो किया वो बताया, इन्होंने क्या किया ये बता दें। समाजवादी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते भी नहीं हम ज्यादा, इसलिए क्योंकि वो तो खुलेआम कहते थे कि ब्राह्मण समाज हमारा पहला दुश्मन है, बाकी सब बाद में पीछे हैं। तो वो तो पहले से उनको चिन्हित किए हुए हैं, चलिए खुल के किए हुए हैं। वो बात दूसरी कि जैसे ही अब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो अन्य पार्टियों के साथ साथ वो भी ब्राह्मण करने लगेंगे। इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो, उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करके आप वाहवाही ले रहे हैं। मैं इससे पहले कि डिबेट को ओपन करूं, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले आप ये देखिए कि अयोध्या जब सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, सतीश चंद्र मिश्रा के मंच से जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन ये किन किन को नागवार गुजरा है। कितनी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या यूपी से जुड़ी हुई कितनी पार्टियां हैं जिनकी आंखों की किरकिरी अभी आज की तारीख में मायावती का ये ब्राह्मण सम्मेलन है, ब्राह्मण कार्ड है, सोशल इंजीनियरिंग है, और सोशल इंजीनियरिंग में कौन अपने लिए क्या तलाशने की कोशिश करता है। 3 अलग अलग बयान अलग अलग पार्टियों के आप सुने, आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसके मुख में क्या है, जहन में क्या है और दिल में क्या है। सुनिए। पार्टी का गठन ही जातीय समीकरणों के आधार पर हुआ था। जाति की ही राजनीति अब तक बसपा ने की है। हालांकि 2014, 2017, 2019 और 2021 के परिणामों को देखने के बाद बसपा को इस सबक ले लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में जाति और जमात की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। बावजूद इसके बसपा पुराने परिणामों से सीखने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदल करके वो प्रबुद्ध सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन मायावती जी के सवाल पर क्या जवाब देंगे जब मायावती जी ने कहा कि ब्राह्मण बहक गया? क्या प्रबुद्ध वर्ग बहक गया? ब्राह्मण वर्ग का अपमान करने का काम मायावती जी ने किया है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कि बीएसपी ने जो प्रयास 2007 में किया था, वो आज अपना 14 साल का वनवास अगर उसको काटना चाह रहे हो उस माध्यम से, तो दोबारा अब वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। क्योंकि जो रास्ता उस समय था, लोगों ने जो विश्वास एक बार किया था, तब इन्होंने उस विश्वास को निभाया नहीं। उस रिश्तेदारों की भर्ती हुई, सिर्फ रिश्तेदारों की प्रोन्नति हुई, सिर्फ रिश्तेदार ही मंत्री, विधायक, सांसद जो बनने थे वो बने, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में की मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी सड़क पर निकलती थी, उससे पहले वो सड़क धोई जाती थी। तो उत्तर प्रदेश ये सब भूला नहीं है, और कुछ भी कर लें, अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये कोई भी गुंजाइश है कि दोबारा से ब्राह्मण वर्ग या कोई भी दूसरा वर्ग बसपा के साथ चला जाए। उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे, परिवार में 4-4 लोग मार दिए जा रहे थे, पत्रकारों की हत्याएं की जा रही थी, ब्राह्मण पत्रकारों की, लखनऊ में ब्राह्मण पत्रकारों के यहां छापे मारे जा रहे थे, तब बसपा मौन थी। तो यूपी में आखिरकार ब्राह्मण कार्ड बहुजन समाज पार्टी के कितना काम आएगा? क्या ब्राह्मण कार्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मायावती कर पाएंगी या फिर नहीं? और ब्राह्मण कार्ड के अलावा कितने जातिगत कार्ड खेले जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, ओवैसी की तरफ से, ओपी राजभर जैसों की तरफ से? डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं, इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं अनिला सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, थैंक यू सो मच। सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, अ वेरी वार्म वेलकम। रोली मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनुज अत्रे जी प्रवक्ता नेता कांग्रेस मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सतीश प्रकाश जी, ब्राह्मण जपना, राम का नाम लेना, 2022 का सपना अपना, क्या टारगेट सिर्फ यही है? अगर चुनाव के चंद महीने पहले आपको ब्राह्मण याद आने लगे, अगर चुनाव के चंद महीने पहले अयोध्या चले गए सतीश चंद्र मिश्रा, अगर चुनाव के चंद महीने पहले आप लोग ब्राह्मण सम्मेलन करने लगे और सतीश चंद्र मिश्रा की मंच से अगर जय श्री राम के नारे लगने लगे, क्या ये माना जाए कि आप भी हैं प्रभु श्री राम के सहारे? क्या आप भी हैं ब्राह्मण के सहारे? क्या आप भी हैं जाति के सहारे? और 2007 की सोशल इंजीनियरिंग फिर से रिपीट करने की कोशिश में हैं आप? देखिए राशि जी, अगर कोई वर्ग विशेष अगर सत्ता के उत्पीड़न का शिकार हो
तो सरकार के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ इसको राजनीति नहीं लेना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे 4.5 साल में जब से योगी जी की सरकार आई है, तमाम वर्ग पीड़ित है, लेकिन विशेष रूप से कहीं ना कहीं योगी जी ने अपनी जाति को जातीय एक राजनीतिक लाभ देने के लिए एक जाति विशेष का जिस तरीके से उत्पीड़न किया है, ये सारे के सारे आंकड़े आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण महासभा अगर ये कह रही है कि 1248 ब्राह्मणों के खिलाफ हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं घटी है, तो ये सब चीजें हैं। देखिए, हमको राजनीति की बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और अयोध्या में जहां तक आप बार बार ये कह रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज उत्तर प्रदेश की धरती से ही होगा। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश की धरती पे ही है। हम कोई आरएसएस के या बीजेपी के व्यक्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं हम नागपुर से करेंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव की आगाज भी उत्तर प्रदेश की धरती से होना है। और अयोध्या बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो प्रभु श्री राम को अहले हिंद कहता हूं, जैसा कि इकबाल ने भी कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उन्हें। हिंद का सबसे बड़ी शख्सियत उन्हें हिंद की समझी जाती है। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर वाकई में प्रभु श्री राम की इतनी याद आ रही है, मायावती अयोध्या क्यों नहीं गई? इससे पहले रामलला का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गई? राम की पैड़ी पर क्यों नहीं गई? सरयू किनारे क्यों नहीं गई? कभी सरयू की आरती उतारने क्यों नहीं गई? देखिए, कोई भी व्यक्ति, भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा का और किसी के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है ना। सतीश चंद्र मिश्रा जी अगर बहुजन समाज पार्टी के लीडर के रूप में अगर वह जाते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो राम मंदिर नहीं जा सकते? अगर बीजेपी के तमाम जो मुस्लिम लीडर हैं, क्या वो नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं? मैंने तो ये बोला नहीं, मैंने ये बोला, अरे सुनिए ना, गुस्से में मत आइए, गुस्सा मत होइए। मैंने बहुत प्यार से और बहुत सप्रेम ये पूछा है, मायावती अभी तक रामलला का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गई? अगर वाकई में ज़हनियत में प्रभु श्री राम है, 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद कभी तो जाना चाहिए था ना। अनिला जी को लेकर के आते हैं, डिबेट ओपन टू ऑल कर देते हैं, उसके बाद अपना रिबटल और रिस्पॉन्स आप दीजिएगा। अनिला मैम, बाकियों को आप लोग क्या क्या याद दिलाएंगे? राम भी याद दिलाएंगे, ब्राह्मण भी याद दिलाएंगे, मंदिर भी याद दिलाएंगे, सरयू भी याद दिलाएंगे, राम की पैड़ी भी याद दिलाएंगे, रामलला भी याद दिलाएंगे, क्या क्या याद दिलाएंगे मैम आप लोग? और हाँ, सतीश जी का ये कहना है कि आपके राज में, आपके शासनकाल में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है और मायावती ब्राह्मणों की मसीहा बन के उभरी हैं। दूसरे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो ये इकबाल साहब ने भगवान श्री राम के लिए कहा था। शायद ये चीज अगर हमारे राजनीतिक नेता या साथी समझ जाते तो बहुत अच्छा होता, और केवल बरसाती मेंढक की तरह चुनाव से पहले निकल कर टर 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 करना शुरू कर देते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। वो केवल मेंढक की टर टर सुनाई देती है हम लोगों को, और ना कि जय श्री राम का जो नारा है या जो उसकी गूंज है वो कानों में पड़ती है। यहाँ पर जैसे ही चुनाव आते हैं, ये सिद्ध करने के लिए प्रयास कर लिया जाता है कि मुझसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। मंदिर दर्शन करने के लिए जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर केवल मायावती जी की बात नहीं है, यहाँ पर आप वाड्रा जी मैडम को देख लीजिएगा, यहाँ पर आप यादव जी को देख लीजिएगा, सब लोग निकलेंगे, मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे। ये कामयाबी तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो गई है, क्योंकि हम सत्ता में आए थे उससे पहले तो मंदिरों को और भगवान के इष्ट देवताओं को, लेकिन आपको लगता नहीं कि आप लोगों ने तो एक्स्ट्रा पुण्य कमा लिया? सभी की जबान पर जय श्री राम भी आने लगा, रामलला भी आने लगे, ब्राह्मण भी आने लगे, अलग अलग जातियां भी आने लगी। वो लोग जैसे दलितों की राजनीति करते थे, उनकी जबान पर ब्राह्मण भी आने लगे। तो आपके लिए तो पुण्य का काम है ना मैम? बहुत, मैं तो कह रही हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उससे पहले अगर आप हिंदू धर्म के विषय में कोई चर्चा कर लीजिए, मंदिर की बात कर लीजिए, इष्ट देवी देवताओं के बारे में पढ़ लीजिए, तो ये सीधे सीधे ऐसा लगता था कि लोगों को गाली दे दी गई है। हमारे बराबर बड़ा कम्युनल कोई नहीं है। यही सबसे बड़े सेक्युलर पैदा हो गए हैं इस धरती पर। परंतु हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ये अचीवमेंट है कि आज की तारीख में चाहे वो बहन मायावती जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे मैडम वाड्रा हो, इन लोगों को समझ में आ गया है कि भारत की धरती पर आप सभी धर्मों का सम्मान करिए, परंतु उस सम्मान में अगर आप हिंदू धर्म का अपमान करोगे
तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये चीज समझ में आ गई। तो अच्छा, इन लोगों ने एक फेक नैरेटिव शुरू किया कि ब्राह्मण एक बुद्धिमान कौम होती है, तो चलो इनको लेकर एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। ये मैम, मैं इस नैरेटिव को और भी अनुज यात्रे जी के जरिए समझना चाहता हूँ। अनुज जी, ये ब्राह्मण नाम का नैरेटिव का इस्तेमाल आखिरकार क्यों इलेक्शन के वक्त में किया जाता है? मुझे अच्छे से याद है कि जनेऊ कार्ड तब खेला गया था जब एमपी के इलेक्शंस थे। आचमन वाला कार्ड तब खेला गया जब यूपी में वाकई में रणभूमि सज चुकी थी। ये जनेऊ, ब्राह्मण, आचमन, प्रभु श्री राम, ये चुनाव के वक्त नहीं क्यों याद आते हैं? राशिद भाई, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। देखिए, बिल्कुल चुनाव के वक्त ही याद आते हैं और चुनाव के वक्त ही याद आ रहे हैं। बीते 4.5 वर्ष किसी को ब्राह्मणों की सुध नहीं हुई। ये वो सरकार है उत्तर प्रदेश की जिन्होंने जातिवाद के नाम पर जब चुन के आए और जातिवाद के नाम पर अपने लोगों को, एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष के लोगों को आगे बढ़ाया और दूसरी जाति विशेष के लोगों को चुन करके, टारगेट करके, सेलेक्टिव करके ठोका और मारा और कहीं न कहीं उनको उत्पीड़न किया। और ये जो सरकार मौजूदा योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बीते 3 दशकों से जितनी भी सरकारें रही हैं, जो उन्होंने किया है तो योगी जी ने उसी को ही फॉलो किया है। चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, सबको पता है कि उनका कौन सा क्या कास्ट। अनुज भाई, आप सीधे मुझे ये बताइए, मायावती के ब्राह्मण हैं, मायावती के दलित हैं, अखिलेश के यादव हैं, अखिलेश और ओवैसी के मुस्लिम हैं, बाकी जो हैं सवर्ण से लेकर के बाकी जितनी भी जातियां हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। आपका कौन है? वो एक फिल्मी डायलॉग है ना, मेरे पास ये है, ये है, ये है, लेकिन आपके पास क्या है? देखिए, हमारे पास जनता जनार्दन है, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, हमारे पास जनता रूपी एक ऐसा देव और देवी के रूप में लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देंगे, देते भी रहे हैं। लेकिन 1984 से लेकर के अभी तक यूपी में आशीर्वाद अनुज भाई मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं राशिद भाई, हम तो जनता के मैंडेट को हर तरीके से सल्यूट करते हैं, हर तरीके से उनको स्वीकार करते हैं कि जनता ने अगर हमको अर्श पर बिठाया है तो जनता ने फर्श पर भी बिठाया है, फिर दोबारा से जनता हमको जो है बुलंदियों पर लेकर के जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं काम किया है। ये 3 दशकों से, अगर हम सन 1989 से अगर हम सत्ता से बाहर हैं, तो कभी भी कांग्रेस ने फिर भी जात पात की राजनीति किसी भी प्रदेश में नहीं की। धर्म के आधार पर लोगों एक बार रोली जी के पास भी चलते हैं। रोली जी काफी देर से हमारी बात सुनते हुए मुस्कुरा रही है। रोली जी, ब्राह्मण सम्मेलन के बाद, जिसे बाद में प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी का नाम दे दिया गया, मैं आपसे शुरुआत कहां से करूं? मैं आपसे जय श्री राम से शुरुआत करूं या जय परशुराम से शुरुआत करूं? क्योंकि जहां पर श्री राम का नाम आता है, जहां पर ब्राह्मणों की बात आती है, आप लोग तुरंत ही परशुराम को आगे कर देते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, कोई ना कोई कार्ड तो खेलना ही खेलना है, यानी जहां पर ये कहेंगे ब्राह्मण, आप कहेंगे परशुराम को आगे कर दो। राशिद साहब, मैं यहाँ आपको बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहती हूँ कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। कोई ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आगमन से पहले, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय नेता के जन्म से पहले भी प्रभु श्री राम का अस्तित्व तो भारत में था, है और हमेशा रहेगा। जब ये भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं भी रहेगी तो भी रहेगा। जिस तरीके से हिंदुत्व का अस्तित्व भी इनके आगमन से पहले था, तो कुल मिलाकर के केवल उसको पेटेंट करा लेना और ये कह देना कि नहीं, ये प्रभु श्री राम हमारे हैं, नहीं हम ही इसके प्रणेता हैं, हमने ही प्रभु श्री राम को किया, तो ये एक बहुत ही क्षुब्ध मानसिकता है और बहुत ही छोटी सोच है। दूसरी बात, रही बात परशुराम जी की, अगर आज इस पैनल में समाजवादी पार्टी की तरफ से पंडित डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आपको ये भी कहीं पता चला होगा कि कहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का दो ब्राह्मण टाइटल लगाया आपने। रोली तिवारी मिश्रा, ये जोर दे करके कहने की जरूरत है क्या? 2 टाइटल लगाया आपने। देखिए, मैं मेरी माँ भी ब्राह्मण है, लेकिन मैं टाइटल नहीं लगा करके बोलता। मैं पॉलिटिकली इनकाश नहीं करता। मुझे पर्सनली जानने वाले लोग ये जानते हैं, मेरी माँ ब्राह्मण है, मेरी माँ शुक्ला है, मैं तो इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपको अपनी माँ के नाम को लगाने में गर्व की अनुभूति नहीं हो रही, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपने पिता के तिवारी और पति के मिश्रा लगाने में गर्व की अनुभूति होती है। मुझे डबल ब्राह्मण आ गया ना, ये डबल ब्राह्मण आ गया ना। जी बिल्कुल। अब देखिए सतीश प्रकाश जी सिंगल ब्राह्मण लेकर के क्या करेंगे? उनके साथ बैठी हुई इतनी मुखर प्रवक्ता हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। 2 ब्राह्मण टाइटल साथ में लेकर के चल रही हैं। और शायद सतीश प्रकाश जी, अब तो
अपनी बात अच्छा पूरी करें आप, अपनी बात पूरी करें। बड़ा आनंद आता है मुझे जहां दो ब्राह्मण टाइटल लगे होते हैं ना, बड़ा आनंद आता है मुझे। और दो ब्राह्मण टाइटल अगर एक साथ में बताए जाएं, मुस्कुरा करके बताए जाएं, हंस करके बताए जाएं और बहुत ही संजीदा तरीके से बताए जाएं, बहुत ही सीजन तरीके से बताया जाए, बड़ा आनंद आता है मुझे। दो ब्राह्मण आ गए यहाँ पर, अपनी बात पूरी कर ही लीजिए, फिर सतीश जी के पास चलता हूँ मैं। राशिद जी, सबसे बड़ी बात तो मुझे बड़े गर्व की अनुभूति ये भी हो रही है कि आप मेरे रक्त भाई हैं, आप भी शुक्ला हैं और आपने शुक्ला माँ की कोख से जन्म लिया है। लेकिन मैं अपने पिता और पति का टाइटल लगाती हूँ, बड़े गर्व के साथ लगाती हूँ। और मुझे ट्विटर पर एक लंबे समय तक ट्रोल किया गया, तो मैंने अपने नाम के आगे पंडित भी ट्विटर पर लगा लिया। आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। और एक और बात राशिद भाई, मैं 1 मिनट लूंगी क्योंकि मैंने सबको बड़े धैर्य से सुना है। जब 2017 में जब सरकार बनी, उसके बाद से चाहे कमलेश तिवारी की हत्या को आप ले लीजिए, हमारी बहन अनिला जी यहाँ पर बैठी हैं, चाहे ऊंचाहार के रायबरेली में जो ब्राह्मण को जलाए गए उन हत्याओं को ले लीजिए, चाहे खुशी दुबे के साथ अत्याचार को ले लीजिए, ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में निरंतर अत्याचार हो रहे। मेरे पहले तो एक चीज क्लियर कीजिए, आप खुशी दुबे जो जेल में है, वो पैनल में मनोज मिश्रा भाई बैठते थे, इलाज के अभाव में बार बार कहते थे दिल्ली भेजा जाए, चले गए हमारे पंडित रोली मिश्रा, पंडित पंडित रोली मिश्रा, चूंकि आपने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं आपको पंडित रोली मिश्रा कहकर के आपको यहीं पर रोक रहा हूं मैं। सतीश जी, यहाँ पर तो दो ब्राह्मण एक साथ में चले आए हैं, दो ब्राह्मण टाइटल के साथ में एक साथ में चले आए हैं, लेकिन ये खुशी दुबे का केस लड़ना, एक माफिया के भतीजे की पत्नी का केस लड़ना, उसे पोस्टर गर्ल बना करके पेश करना, क्या यही आप लोग की आइडियोलॉजी रही है? क्या बामसेफ के वक्त से लेकर के अभी तक यही बीएसपी की आइडियोलॉजी रही है क्या? सतीश जी जवाब दें। यही एक वजह है कि आप लोग कहते थे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, रोली जी आता हूँ आपके पास, एक बार सतीश जी आ जाएं। व्यक्त करती हूँ कि आपने उसको माफिया के भतीजे की पत्नी कहा, वो एक नाबालिग बच्ची है जो अभी तक निर्दोष है। विकास दुबे के भतीजे की पत्नी, माफिया के भतीजे की पत्नी। मैं खुशी पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा रहा। मैं विकास दुबे को माफिया कहूंगा, मैं विकास दुबे को गैंगस्टर कहूंगा। और अगर उसके ब्राह्मण टाइटल का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी मैम, अगर उनके ब्राह्मण टाइटल का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, मैं रोकूंगा। सतीश जी आइए बीच में, सतीश जी बीच में आइए। खुशी दुबे आपकी पोस्टर गर्ल है या समाजवादी पार्टी के? आइए। और क्या खुशी दुबे का केस लड़ करके ही, अब ब्राह्मण सम्मेलन करके ही आप लोग यही दोबारा से कहना चाहते हैं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है? एक बार फिर से याद आ गया आपको? देखिए जो खुशी दुबे, अगर वो दुबे ना होती, अगर वो राजपूत की भी बेटी होती, किसी यादव की भी बेटी होती, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, एक राजनीतिक दल होने के साथ हम मानवता को नहीं बनने देते। हमारा सवाल ये नहीं है, देखिए ब्राह्मण सम्मेलन करने का मतलब ये नहीं है कि हम जात के आधार पर वोट मांगेंगे। बहुजन समाज पार्टी जात, आस्था और धर्म के आधार पर नहीं चलती, वहाँ सत्ता में सहभागिता की बात करते हैं। हम सत्ता में इसलिए आए कि हमने सत्ता में हिस्सेदारी की बात की थी, और जब हम सत्ता में आए तो हमने ये कहा कि हम हिस्सेदारी देंगे भी तमाम वर्गों के साथ। अगर खुशी चूंकि एक बेटी है, एक गरीब माँ बाप की बेटी है, 18 साल होने से पहले एक पिता ने अपनी शादी, एक ब्राह्मण को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? एक ब्राह्मण को आखिर बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? मायावती का उत्तराधिकारी एक ब्राह्मण क्यों नहीं? मायावती का चलिए ठीक है, थर्ड उत्तराधिकारी, फोर्थ उत्तराधिकारी ब्राह्मण क्यों नहीं? फिर अगर वाकई में आप सभी की बराबर की हिस्सेदारी की बात आप करते हैं, क्यों नहीं बना लिया? एक ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाना चाहिए था ना, एक ही सत्ता, एक ही सीट पर काबिज है ना। शुक्ला जी, अगर आपको लगता है कि शुक्ला जी को बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बनाने से बाकी सब लोगों को समानता का अधिकार मिल जाएगा, तो हम ये भी देने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देने को तैयार हैं, लेकिन मायावती तैयार नहीं होती है ना। अनिला मैम एक बार फिर से आपका आना जरूरी है। अनिला मैम एक बार फिर से आपका आना जरूरी है। काफी देर से अनिला मैम इंतजार कर रही हैं। सतीश जी दोबारा आप अपनी बात कीजिएगा। अनिला मैम काफी देर से इंतजार कर रही हैं। अनिला मैम, यूपी में सवर्ण 18%, जिनमें से ब्राह्मण 10%। मैम सुनिएगा, ओबीसी 39%, जिनमें यादव 12%, कुर्मी 8%, जाट 5%, मल्लाह 4%, विश्वकर्मा 2%, अनुसूचित जाति 25%, मुस्लिम आबादी 18%। हर कोई अपने अपने तरीके से बांटने में, लूटने में लगा हुआ है। तो फिर बीजेपी का क्या?
राशि जी, इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा इनपुट आपको दे दूं। तो जाट 5% आपने कहा है, जाट जो है केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। अगर आप बरेली कमिश्नरी के उधर जाएंगे तो बिल्कुल जाट वहां पे नहीं मिलता। साहब, बरेली कमिश्नरी के पूरा इधर जो है वो जाट रहता है और इस क्षेत्र में तकरीबन 21 से 22% जो है जाट है। पूरे उत्तर प्रदेश में जाट्स नहीं मिलते हैं, पर ओवरऑल देखते हैं तो ये 5% आते हैं। इनका जो इम्पैक्ट है जाट्स का वो केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता है। तकरीबन 130-135 सीट ऐसी हैं जहां ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। जाट कॉम जो है इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, खुद वोट करते हैं, वोट डलवाते भी हैं। बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कॉम बहुत मायने रखती है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात यहाँ पर मैं सुन रही हूँ, देखिए मैंने क्यों कहा कि फेक नैरेटिव यहाँ पे ब्राह्मणों को लेकर शुरुआत की गई है। मैं चुनौती देती हूँ हमेशा हर प्रवक्ता को। सतीश जी मेरे साथ कई डिबेट्स में बैठ चुके हैं बीएसपी को रिप्रेजेंट करते हुए, जब ये ब्राह्मणों के ऊपर डिबेट हुई है कि भाई आप मुझे उदाहरण तो दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यादव जी की सरकार तो नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक योगी जो है, एक महात्मा जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में है और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उदाहरण दीजिए। जब ये उदाहरण देना शुरू करते हैं तो आपने देखा ना, एक खुशी दुबे का नाम लेंगे जो अगर जेल में गई हुई तो अभी तक अगर उसको बेल नहीं मिल रही है तो जाके कोर्ट से पूछे, कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। और इसके अलावा इनको कोई उदाहरण नहीं मिलता। ये बोलते हैं कि रोली जी, मैं डिबेट को कंडक्ट कर रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात करेंगे। रोली जी, एक एक करके अपनी बात करेंगे, क्योंकि 2 महिलाएं हैं। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर आप दोनों ही आई हैं, बाकी जितने भी लोग हैं आप सभी बहुत ही सम्मानित डिग्निटरीज हैं, इसलिए एक एक करके अपनी बात कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। योगी के नाम पर हालांकि रोली जी की उंगली तुरंत खड़ी हो गई। अनिला मैम अपनी पार्टी वाले परेशान हो जाते हैं महाराज। अच्छा। हाँ, हालांकि वो डबल ब्राह्मण बता रही हैं, आप यादव जी की पार्टी वाला बता रही हैं, लेकिन रोली जी डबल ब्राह्मण बताती हैं। अनिला मैम अपनी बात पूरी करें आप। जी बस मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। ये लगातार ये लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। इनसे पूछ लो 130 से ज्यादा जो अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं उसमें अगर ब्राह्मण है तो कौन से ब्राह्मण थे? उनका हीनियस क्राइम रिकॉर्ड था कि नहीं था? 10,500 से ज्यादा जो है अपराधी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। कितने ब्राह्मण है, कितने नहीं है? अरे जरा शांत रहिए, कौन सा तरीका होता है भाई डिबेट करने का? कोई सड़क पे खड़े हो डिबेट हो रही है। ये यादव पार्टी वालों का यही चरित्र। रोली जी, आप एक काम कर लें, अपने पॉइंटर्स बना लें। जब आपको रिबटल देना होगा मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा और यकीनन मैं आपके पास में आऊंगा और मैं आईना दिखाते हुए तथ्यों के साथ में आऊंगा। आप बस इंतजार करें मैम। अनिला मैम बोलिए, अपनी बात पूरी करें। राशि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने सीधे स्पष्ट कर दिया था, मेरे राज्य में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, या तो अपराध करना छोड़ दो या मेरा प्रदेश छोड़ दो। और वो उनको कहने लगे थे ये तो टाइम मुख्यमंत्री है, और उन्होंने कहा कि मैं आरती उतारूंगा अपराधियों की जाति और धर्म होती है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे राजनीतिक दल मेरे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं जो कि जाति बताते हैं, अपराधियों की भी जाति। मैं आपको बहुत देर से रोली मिश्रा रिबट करना चाहती हैं, आपको जवाब देना चाहती हैं। रोली जी आप जवाब भी दें। और रोली जी साथ ही ये भी बताइए, कि जाति के अलावा और कोई कार्ड नहीं है क्या आप लोगों के पास में? क्योंकि जाति के अलावा भी कई मैस्केट होते हैं, जाति के अलावा भी कई मास्टर स्ट्रोक होते हैं। जैसे ही आप लोगों को ये लगा कि अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो एसपी ने भी अपना समीकरण साधने के लिए 3 ब्राह्मण नेता आगे बढ़ा दिए। अभिषेक मिश्रा से कहा कि भैया जाओ, मनोज पांडे से कहा कि भैया जाओ, माता प्रसाद पांडे को कहा कि भैया जाओ, और तो और अभिषेक मिश्रा ने यहां तक भी कह दिया कि भैया लखनऊ में बहुत ऊंची परशुराम की मूर्ति लगा देंगे हम इलेक्शन के वक्त में। सारे ब्राह्मण सभी को मोबिलाइज कर दिया। 8% 9% चाहिए। रोली मैम। राशिद साहब, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अनुमति दी जाए और मैं थोड़ा सा अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। आशा आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। पहली चीज, आपने 3 लोगों के यहाँ पर नाम लिए। अभिषेक मिश्रा पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे तो ब्राह्मणों का सम्मान था। माता प्रसाद पांडे जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जो सबसे बड़ा पद होता है, वो भी सम्मान था। तीसरा, आपने मनोज पांडे जी का नाम लिया, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, रायबरेली से हैं, ऊंचा आड़ से आते हैं, वहां से विधायक इस बार भी जीते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो इस प्रकार जिन ब्राह्मणों के आपने नाम लिए वो ब्राह्मणों को अभी याद नहीं किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ का सबसे बड़ा ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर दिया। लेकिन अब मैं अनिला जी की बात करती हूँ कि जब जनेश्वर जी से ब्राह्मण नहीं थे रोली मैम, छोटे लोहिया भी थे।
जनेश्वर जी सिर्फ ब्राह्मण नहीं थे, माफ कीजिएगा, वो छोटे लोहिया भी थे, वो समाजवादी भी थे, लोहियावादी भी थे, और उनकी विचारधारा को हम लोग जिनकी विचारधारा ये कहती थी समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई। और विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिला जी की मैं बात का जवाब दे दूं कि 2017 में कमलेश तिवारी जो सबसे बड़ा ब्राह्मण हिंदुत्व का चेहरा था, जिन्होंने कहा था, जिनकी मां ने कहा था कि अखिलेश यादव जी ने हमें सिक्योरिटी दी और योगी बाबा जी ने हमारी सिक्योरिटी हटा दी और कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। इसके साथ ही साथ ऊंचाहार रायबरेली में ब्राह्मण जिद्दा जला के मार दिए जाते हैं। ये भी अपराधी थे क्या? 300 से ज्यादा हत्याएं जगह जगह उत्तर प्रदेश में हुई। पूर्वांचल में बच्चों की आंखें निकाल ली गई। ये भी अपराधी थे क्या? आप बात करती हैं विकास दुबे की और उसके पीछे मुखौटे के पीछे छुपना चाहती हैं। आप मुझे बताइए, इतने साधुओं की हत्याएं बाबा या महाराज जी के काल में हुई, उतनी साधुओं की हत्या उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई थी। आपकी जानकारी के लिए अनिला जी बता दूं, इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे हत्याएं जगह जगह हो रही हैं, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। एसटी जो एक्ट है उसका जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। जगह जगह पर मुकदमे ब्राह्मणों के ऊपर ठुकवा दिए गए। इसके साथ ही साथ खुशी दुबे की बात पर मैं आती हूँ। अनिला जी कहती हैं, मैं आपसे बताती हूँ, प्रभु श्री राम आपके इष्ट है, मेरे भी इष्ट है। क्या प्रभु श्री राम ने रावण के मृत्यु के बाद, वध के बाद, क्या उसकी पत्नी मंदोदरी या उसके परिवार के लोगों को कष्ट दिया था? आज विकास दुबे की पत्नी रो रही है। 1 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी नहीं होने दिया है। इधर से उधर भटक रही, उनके वीडियो आ रहे हैं। आप लोग किस तरह के अत्याचार कर रहे हैं? एक बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई शूटर की बीवी की बात कर रही है ना, रोली मिश्रा, आप एक कुख्यात शूटर की बीवी की बात कर रही है ना, एक कुख्यात शूटर की बीवी की बात कर रही है ना। अनुज यात्रा को बीच में आना चाहिए, अनुज यात्रा को बीच में आना चाहिए। अनुज जी, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए आपके पास में 2 नाम है, प्रमोद तिवारी, ललितेश पति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी का अगले 6 महीने प्रोजेक्शन प्रियंका गांधी के तौर पर होगा, पंडित प्रियंका गांधी के तौर पर होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा के तौर पर होगा, आचमन करने वाली प्रियंका गांधी के तौर पर होगा, जनेऊधारी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के तौर पर होगा? अनुज जी, कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, एक बार सतीश प्रकाश जी के पास में चलते हैं। सतीश जी, आप लोग ब्राह्मण को लुभाने के चक्कर में हैं, आप इस चक्कर में हैं कि ब्राह्मणों का वोट मिल जाए, और इस चक्कर में भी हैं कि ब्राह्मणों के जरिए कुछ और भी सवर्ण वोट मिल जाए और 2007 जैसी सोशल इंजीनियरिंग फिर से लौट के आपके काम में आ जाए और आप सरकार बना लें। लेकिन 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 एक चीज है, 2009 में बीएसपी को ब्राह्मण का 9% वोट मिला लोकसभा चुनाव में। 2014 में बीएसपी को ब्राह्मण का महज 5% वोट मिला है। ब्राह्मण आपसे खुश है ही नहीं, नाराज हैं, मानेंगे कैसे? आप जाकर के कह देंगे भव्य राम मंदिर बनाएंगे। अरे ये सेंटेंस बहुत पुराना हो गया है। भव्य राम मंदिर बनना है, अक्टूबर तक नींव पूरी हो जाएगी। 2025 में भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। 2023 में मैं और आप, हमारे जैसा आम आदमी जाकर के रामलला का दर्शन कर लेगा, मायावती भी जाकर के कर लेंगी। ब्राह्मण आपके साथ है नहीं, सम्मेलन आप करने में लगे हैं। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण इतना अज्ञान तो नहीं होगा ना कि चुनावी साल में सम्मेलन और सीधे सम्मोहित हो जाएगा? शुक्ला जी, थोड़ी बहुत राजनीति, खैर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल समझ तो मेरी है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत राजनीति जो मुझे आती है उसके आधार पे मैं आपको कहूंगा। अनिला जी ने अभी ये बताया कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 132 सीटें ऐसी हैं कि जहां जाट समाज बड़ी मुखरता के साथ अपनी वोटिंग करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये सच्चाई है, इसको जान लीजिए आप, कि 2 जातियां हैं जिनके पास वोकल पावर सबसे ज्यादा है। पश्चिम में जाट समाज और पूर्वांचल के अंदर ब्राह्मण समाज। 2017 में निश्चित रूप से पश्चिम के जाट समाज ने और पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज ने इस विश्वास के साथ जिस तरह का झूठा आश्वासन बीजेपी ने दिया, तमाम लोगों ने वोट दिया। लेकिन बीजेपी ने स्पेशली योगी जी ने 5% राजपूत बताए आपने, 5% राजपूत जी के चक्कर में 5% आपने जाट समाज का अपमान किस तरीके से कर रहे हैं। किसान सड़क के ऊपर बैठा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं, अहिला विजय आती है। 8 महीने से जिस देश का किसान सड़क के ऊपर बैठा हो, आप राजा महाराजा है क्या? अरे ये मुगल भी है। सुनिए, इस भारत में, भारत का इतिहास समझिए,
मुगल तक की हिम्मत नहीं हुई कि पश्चिम का सतीश जी बड़ा अच्छा लगा। सतीश जी आपके मुखार बिंदु से सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। सुनिए सतीश जी आपके मुखार बिंदु से सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि यूपी में 24-25 करोड़ यूपी वाले आप नहीं देखते। आप देखते हैं कि फला जाट है, फला ब्राह्मण है, फला मुस्लिम है, फला दलित है, फला जाटव है, फला कुर्मी है, फला नूनिया है, फला गैर जाटव है। इस तरह से करके आप देखते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, अनुज यात्रे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुज यात्रे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात आप पूरी करेंगे। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। बहुत सुनिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जाति भारत के मूल में है, जन्म से जाति आती है और तमाम जिंदगी भर आप जात ढोते हैं। आज जात छिपाने की बात कर रहे हैं, कहाँ जाति नहीं है? गीत में, संगीत में, फिल्म में, साहित्य में, खेल में, आप कैसी बात कर रहे हो? साहित्य में अगर जाति के आधार पर अगर एकलव्य का शोषण हो जाए, है ना, उसको आप स्वीकार कर लेंगे। एकदम ठीक कह रहे हैं। जाति है भाई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाति को खत्म करने एकदम ठीक कह रहे हैं, जाति है। एकदम ठीक कह रहे हैं कि जब जाति है कि जाति नहीं। एकदम ठीक आप ये कह रहे हैं कि जाति की राजनीति जाएगी नहीं। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। दलितों की राजनीति आपने की, दलितों के लिए आपने क्या किया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटवों के लिए आपने क्या किया? पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरिजनों के लिए आपने क्या किया? गैर जाटव दलितों के लिए आपने क्या किया? रुकिए पहले, रुकिए। बस स्मारक बनाते रह गए। रियल एस्टेट एजेंट न जाने कितने निकलते चले गए। तो सही, आप रुकिए जरा, आपको समझा देता हूँ सही तरीके से। निषाद का बेटा नाव चलाएगा, लोगों को नदी से पार करेगा, जीवन भर नदी में खड़ा रहेगा, है ना। बीजेपी से सवाल पूछो कि वो बेटी किसकी थी, जिसके साथ एक रात में 16 लोगों ने बलात्कार किया, उसका हत्यारा शेर सिंह राणा कहाँ काट रहा है? उत्तराखंड में, जिसने जेल, भारत की सबसे मजबूत जेल को तोड़ दिया। आप क्या बात माफ कीजिएगा सतीश जी, आज की तारीख में ना आप शेर सिंह राणा की बात करने जाएंगे ना, शेर सिंह राणा छोड़ दीजिए, बहुत से लोगों को शायद फूलन देवी भी याद नहीं होंगी। आप शेर सिंह राणा की बात कर रहे हैं, बहुतों को शायद फूलन देवी भी याद नहीं होंगी। मैं प्रेजेंट में जीता हूं और भविष्य की कामना करता हूं कि बेहतर हो, और इसीलिए मैं आपको रोकूंगा। और अनुज यात्रे को बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। अनुज यात्रे जी, अनुज जी, रोली जी अपने डबल ब्राह्मण को लेकर के किनारे हो गई, सतीश जी अपने ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर किनारे हो गए, अनिला जी ने अपनी बात कह दी है, लेकिन आप वाले ब्राह्मण कहाँ हैं? वो ब्राह्मण जो जनेऊधारी हैं। राशिद भाई देखिए, मुझे और मेरी पार्टी के लोगों को अपनी जाति दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आज कमजोरी उनके मन में होती है जो अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या कभी आपके शो में मैंने बोला है कि मैं ब्राह्मण हूँ? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को शो नहीं किया। ना मैं कभी ब्राह्मण धारण करूँ, जनेऊ धारण करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने सदा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सम्मान किया है। 11 बार मुख्यमंत्री अगर किसी ने ब्राह्मणों को के रूप में पेश किए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने दिए। ये तीनों पार्टी के नेता प्रवक्ता आपके पास बैठे हैं, जरा बता दीजिए किसी भी एक भी पार्टी ने किसी ब्राह्मण के परिवार के आदमी को मुख्यमंत्री के पद से नवाजा। लेकिन इनको जाति का कार्ड खेलना है, ब्राह्मणों को प्रयोग करना है, वोट बैंक के यूज रूप में इस्तेमाल करना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण वो लोग हैं, वो वर्ग से लोग आते हैं जो सबसे बुद्धिमानी को माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण की जो है बुद्धि के रूप में ब्राह्मण से बलवान कोई नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना है कि ब्राह्मण जो करते हैं उच्च कोटि का करते हैं, और जो चाहे विकास करें, और अगर विनाश पे करने पे आ जाएं तो विनाश भी पूरे दम से करेंगे, जो कि इस सरकार का होने जा रहा है। पिछली दोनों सरकारों का उससे पहले विनाश हुआ, और आज वो जो है भारतीय जनता पार्टी जिसने जाति का कार्ड खेला, धर्म का कार्ड खेला। दुख इस बात का हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को पहली बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपने मंत्रियों की जाति के आधार पर उनका इंट्रोडक्शन कराना पड़ा है। तो किस दिशा में लेके जा रहे हैं हम देश को? आज हम विकास की बात न करते हैं, आज हम देश को आगे। मैं आपकी बात करी बटल अनिला मैम से लूंगा। अनिला मैम, मैं आपके पास ठीक 2 मिनट के बाद में आता हूँ। रोली जी काफी देर से मुस्कुरा रही है। रोली जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं अनिला जी के पास में चलता हूँ। रोली मिश्रा आज मेरी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोली मिश्रा को आज से नहीं बल्कि मैं सालों से जानता हूं, मुखर प्रवक्ता हैं, तथ्यों के साथ में बात करती हैं, तेज तर्रार हैं, अग्रेसिव हैं, सार्थक बहस करती हैं। ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन अखिलेश यादव ने आपको प्रवक्ता रोली मिश्रा होने की वजह से बनाया है, ब्राह्मण होने की वजह से बनाया है, जमीनी काम आपने किया है इस वजह से बनाया है, या कोई और वजह? ब्राह्मण कार्ड क्या आपके नाम के साथ भी चलता है या नहीं चलता है रोली मैम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 वर्षों से समाजवादी पार्टी की मैं सदस्य हूं। आगरा दक्षिण विधानसभा से मुझे विधायक का भी टिकट मिला था। जो कांग्रेस के हमारे भाई बैठे थे उनके साथ सीट हमारे साथ गठबंधन हुआ था, जिसमें कि मैं अपना टिकट समर्पित किया था पार्टी के लिए। इसके साथ ही साथ
मैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य भी 5 वर्ष रही, 2000 से लेकर 2012 से लेकर 2017 वर्ष तक। पूरे परिवार का मुझ पर विशेष स्नेह है। तो ऐसा नहीं है, जमीनी काम पर आजमगढ़ से लेकर के एटा तक जब जहां आदरणीय अखिलेश यादव, परिवार तो छोड़ दीजिए, परिवार तो टूट गया है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे जहां भेजा वहां मैंने अपनी पूरी तन्मयता, पूरी ठीक है, अब आप रुक जाएं। अनिला मैम, आप बीच में आ सकती हैं। लेकिन मैं अनुज यात्रा जी ने कई आरोप लगाए हैं। रोली मैम, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा और ये मेरा वादा है। बात बताती हूँ कि मुझे इस बात को गौरवान्वित होकर स्वीकार करने में अपनी पार्टी के अंदर भी कई बार ऐसा हुआ है, अनिला जी जानती हैं, कई ऐसे इशू हुए हैं जहाँ पर जब भी ब्राह्मणों अरे आपने मुझे भाई कह दिया, मैं आपको अपनी छोटी बहन मान लेता हूँ। छोटी बहन जिसके साथ डबल ब्राह्मण लगा हुआ है, मैं ये बात मान गया, लेकिन कम से कम ब्राह्मण कार्ड पर हम बात, ब्राह्मण कार्ड अपने टाइटल के साथ में हम नहीं चलाएंगे। अनिला मैम को लेकर के आना जरूरी है। अनिला मैम, अनुज यात्रा ने कई आरोप लगाया और उनमें सबसे बड़ा आरोप यह था कि मुंह में सभी के ब्राह्मण होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है ना, तो आप लोग किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार विशेष की पार्टी नहीं होती है। यहाँ पर योग्यता के अनुसार जो है मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी जो मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल युवा मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार डिसीजन होता है। जाति और धर्म, परिवार, ये बिल्कुल नहीं देखा जाता। पर अभी जैसे आत्रे साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात की, बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, कई डिबेट में हम साथ बैठते हैं। तो आत्रे साहब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अनिला मैम, मैं आपको सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर आप बताइएगा। आपने कहा कि जाति के हिसाब से हम नहीं चलते। मोदी कैबिनेट में यूपी के 7 चेहरे सेलेक्ट किए गए। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी कुर्मी, भानु प्रताप वर्मा दलित कोरी, बीएल वर्मा लोधी, कौशल किशोर दलित, एसपी सिंह बघेल, अजय मिश्रा ब्राह्मण। ये 7 नाम, दलित से लेकर के सवर्ण तक हर एक जाति की जुगलबंदी है। तो कैसे ये कह सकते हैं कि जाति आपके काम नहीं आती? मैम नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो है वो चूज किया जाता है मुख्यमंत्री। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है राशिद जी कि भारतवर्ष की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ जाति जो है एक सच्चाई है, और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं यहाँ पर जो अति पिछड़ी हैं। दलित में भी महादलित हैं। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी दलित जो है मतलब बहुत काम करने की आवश्यकता है, पिछड़ों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कोई भी अगर कैपेबल लीडरशिप होगी, वो रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे हर जाति और धर्म का अपनी कैबिनेट के अंदर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर बुराई कब होती है? जब आप एक फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। अभी आत्रे साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ये जताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ। पर राहुल गांधी जी जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और बार बार बतलाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, जबकि हमें पता है कि भाई उनके जो दादाजी थे वो किस जाति के थे। तो मैं उसको डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ, लीडरशिप जताती है। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी कहती है हम लोहियावादी हैं। लोहिया साहब क्या कहते थे? क्या वो जात पात में विश्वास करते थे या वो बहुत ही प्रखर रूप से इसका विरोध करते थे? अभी रोली जी बता देंगी। अम्बेडकर साहब, अभी जो सतीश जी हैं, अपने आप को इनकी पार्टी जो है वो अम्बेडकरवादी मानते हैं। तो बाबा साहब तो बहुत ब्राह्मणवाद के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। वो ये कहते थे जिस प्रकार से एक ब्राह्मणवाद चलता है हमारे देश में, मैं उसकी खिलाफत करता हूँ। अब यहाँ ये लोग जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो या तो ये कहना बंद कर दें कि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो अम्बेडकरवादी है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो लोहियावादी है, या हम ये जताते नहीं हैं कि हमारी कौन सी जाति है। ये तीनों के तीनों पैनलिस्ट जो मेरे हैं ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी को ही। यहाँ भारतीय जनता देखिए, स्क्रीन पर हम जाति के जितने भी खिलाड़ी हैं ना यूपी के, हम दिखा रहे हैं। ओवैसी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर, अखिलेश यादव, मायावती, सतीश प्रकाशी। अब आगे आप लोग जो ब्राह्मण सम्मेलन करने वाले हैं, 24 जुलाई अम्बेडकर नगर, 26 जुलाई प्रयागराज, 27 जुलाई कौशाम्बी, 28 जुलाई प्रतापगढ़, 29 जुलाई सुल्तानपुर में। वहां पर किसका नाम लेंगे? राम का, परशुराम का, या किसी और का? सतीश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनिला जी, जो सवाल है मेरा, सतीश जी, मेरा आपसे सवाल यह है
अयोध्या में प्रभु श्री राम का नाम ले लिया, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में क्या करने वाले हैं आप लोग? सतीश जी, क्या आवाज आ रही है? सतीश जी आ रही है जी। जी राशिद जी आ रही है। हाँ, मेरा सवाल यह है कि क्या यूपी में ब्राह्मण कार्ड आपका तुरुप का इक्का है? क्या दलित ब्राह्मण जोड़ मायावती वाकई में दोबारा से बना पाएंगी? देखिए, किसी भी पीड़ित व्यक्ति की आवाज बन जाना, उसकी पीड़ा को बाहर लाना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, उसको आप जातीय कार्ड से मत जोड़िए। अब इसको जातीय कार्ड से मत जोड़िए आप इसका कहीं भी दूर तक मतलब नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ देने के लिए, पूर्वांचल की पॉलिटिक्स, शुक्ला जी आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं, पूर्वांचल में दो ही लोगों के बीच में पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं मुकाबला है ना, कहीं ना कहीं ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होता है। आपने योगी जी ने, चूंकि उनका मठ भी वहीं आता है, गोरखपुर का वो इलाका है, वहां पे कहीं ना कहीं जानबूझ करके अपराध खत्म करने के नाम पे आपने चुन चुन के ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो राजनीतिक रूप से आपके राइवरी हो सकते थे, उनको चुन चुन के आपने खत्म किया। हम ये कह रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, ये मानवता के खिलाफ है, ये राजधर्म के खिलाफ है। क्योंकि योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी किसी जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी उत्तर प्रदेश की हर जनता के मुख्यमंत्री हैं। और यही उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज, जिसने 2017 में अनिला जी, तमाम यूपी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, शायद सतीश जी पूछना चाहते हैं सीधा ये सवाल। उनकी सुरक्षा की गारंटी यूपी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया? अनिला जी, शायद सीधा ये सवाल है, आपको जवाब देना चाहिए मैम। मेरी आवाज आ रही है राशिद जी? जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। ठीक है, अभी फोटो आ जाएगी। तो देखिए, ऐसा है, मेरे मन में एक सवाल अभी आ रहा था जब मैं ये सारे पैनलिस्ट की बात सुन रही थी राशिद जी। अब सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ बड़ी जाति करी, बहुत जाति करी। हाँ, रोली जी कह रही है ब्राह्मणों के साथ बहुत जाति करी, अत्रे साहब कह रहे हैं ब्राह्मणों के साथ बहुत जाति करी। तो ठीक है, मैं हाइपोथेटिकली चलिए मैं ये कह रही हूँ कि बड़ी जाति हो रही, तो सतीश जी दलितों के साथ तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दलित तो हमारे साथ बहुत खुश होंगे। मायावती जी अपने आप को दलित की बेटी कहती है ना, तो आप दलित की बेटी ये कह रही है भाई दलितों के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर ब्राह्मणों के साथ गड़बड़ हो रहा है, तो इसका मतलब दलितों के साथ तो हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी सरकार जो है इस चीज में तो कामयाब हो गई। जो दलित और जो पिछड़े हैं उनको जो है ध्यान इसी तरीके से यादव जी की पार्टी जो है अगर वो ये कह रही है कि ब्राह्मणों के साथ बहुत दिक्कत हो रही है, तो यानी कि हम बैकवर्ड के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारे बैकवर्ड हमारे नहीं, आप सुनिए, अरे भाई राजनीति जो सवाल पूछेंगे जवाब तो वही सुनिए ना, लाग लपेट की बात ही नहीं करते, इधर उधर की बात ही नहीं करते। रोली जी को बीच में लेकर के आते हैं। रोली जी, आप लोगों का एक क्वेश्चन समाजवादी पार्टी का 2022 में क्या रहेगा, वही वाला एक क्वेश्चन, यादव कुर्मी मुस्लिम ब्राह्मण। मैम रुक जाइए, ठीक है अनिला मैम आप रुक जाएं, सतीश जी आप भी रुक जाएं, रोली जी को बीच में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप दोनों ही रुक जाएं, रोली जी के बीच में आना जरूरी है। पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सब बहुत सेटिस्फाइड है। रोली जी, ब्राह्मणों को रोली जी, ये लोग समाजवादी पार्टी का यही समीकरण होगा ना, यादव कुर्मी मुस्लिम ब्राह्मण, राशिद जी एक तो यही क्वेश्चन होगा ना, यादव कुर्मी मुस्लिम ब्राह्मण। राशिद जी एक बात आज मुझे बहुत अच्छी लगी जो सभी पैनलिस्ट ने यहाँ पर बोली, और कई बार हम लोगों को पार्टी से इतर एक बात जो सही बात है उसको रखना चाहिए कि जाति उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, और उत्तर प्रदेश की नहीं संपूर्ण भारत की सच्चाई है। वरना देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना पड़ता कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। तो दूसरी चीज मैं आपको राशिद भाई एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो अभी अनिला जी ने कहा कि ब्राह्मणवाद ये लोग फैला रहे हैं, अनिला जी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणत्व में अंतर होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब आप दूसरे डिबेट में आएंगी तो ब्राह्मणत्व को समझ के आएंगी कि क्या ब्राह्मणत्व है और ब्राह्मणवाद क्या है। हम लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मैं खुद खिलाफ हूँ, मैं छुआछूत स्पर्शता छूत जो भी है उसके खिलाफ हूँ, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणत्व को बहुत आगे लेकर के आपकी पैरोकारी करती हूँ। दूसरी बात मैं राशिद जी आपको ये बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक इतना विकास
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, उतना विकास आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक काम नहीं हुए। ये लोग फीते पर फीते काटते रहे, उद्घाटन का उद्घाटन करते रहे। हमने जहां लैपटॉप दिए, इन्होंने कितने लैपटॉप दिए पूछिए अनिला जी से। हमने जो रोड बनाई, राशिद जी जब आप जाते होंगे लखनऊ से नोएडा या नोएडा दिल्ली से लखनऊ, तो आपका मन प्रसन्न हो जाता होगा आगरा यमुना एक्सप्रेस वे देख कर। रोली जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने ये तो बता दिया काम बोलता है के तहत आपने क्या किया। अगर फिर मैं रिवर फ्रंट की तरफ चला जाऊंगा तो बात दूसरी हो जाएगी। अगर फिर मैं कुंभ मेले की तरफ चला जाऊंगा तो बात दूसरी हो जाएगी। यादव कुर्मी मुस्लिम ब्राह्मण, यादव कुर्मी मुस्लिम ब्राह्मण, इससे अलग कोई राजनीति होगी या नहीं होगी? विकास के नाम पर आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीति करेंगे। पुराने काम जो हमारे हैं उनके नाम पर हम राजनीति करेंगे। सारी जनता हमारे साथ है। और कोरोना के ये काल में जब आज आप कहते कि अनिला मैम, आप लोग ब्राह्मणवाद में बिलीव करती हैं। रोली मिश्रा का कहना है कि ये ब्राह्मणत्व में बिलीव करते हैं। अनिला मैम जवाब दीजिए, आप ब्राह्मणवाद में बिलीव करती हैं, ये ब्राह्मणत्व में बिलीव करते हैं? पार्टी को हमने 14 में ब्रह्मलीन कर दिया, 17 में ब्रह्मलीन कर दिया, 19 में ब्रह्मलीन कर दिया, 22 में भी समाजवादी पार्टी को ब्रह्मलीन कर देंगे। तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पश्चिम में कहावत होती है, गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। तो यहाँ ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण ये जो पूरी पहेली यहाँ पर सब, अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? आप बोल रही थी कड़वी कड़वी बातें बोल रही थी। रोली जी बोलने दें, रोली जी बोलने दें। रोली जी एक एक करके बोलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी की भी बात ओवरलैप नहीं होगी। बात कर रहे हैं ना, लैपटॉप आपने दिए होंगे, वाईफाई हमने दिया है ना, बिजली हमने दी है। तो बिना बिजली के लैपटॉप चार्ज भी नहीं हो सकता, बिना वाईफाई के चल भी नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी चीजें दी है। तो आप हम लोग को मत सिखाइए, यहाँ की जनता तय करेगी कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, किसने जाति और धर्म पर राजनीति करी है और किसने सबका साथ और सबका विकास किया और सबको विश्वास में लेकर किया। ठीक है सतीश जी, ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बहुजन समाज पार्टी किन किन के साथ में गठबंधन करेगी? ब्राह्मण वोट बैंक के लिए किस किस से गठबंधन करेंगे, ये सवाल मतलब मेरी समझ में नहीं आया बिल्कुल। अरे भाई सुनिए, देखिए सुनिए, कोई भी पिछड़ा हो, अगर कोई महिला अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक महिला का चीरहरण किया, वो निश्चित रूप से सपा की कहीं ना कहीं कार्यकर्ता थी। लेकिन बहन जी ने ये नहीं देखा कि वो सपा की कार्यकर्ता है या किसी जाति वर्ग से आती हो। हमारा काम है महिला की बात पहले करना, और बहन जी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। मैं राशि जी यहाँ आपको बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये हमारे मुद्दे हैं। महामारी कहीं ना कहीं दरवाजे पे खड़ी है। हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे, सबसे पहले जो कोई भी वर्ग है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे जातीय व्यवस्था के उछले पायदान पे बैठता है या निचले पायदान पे बैठता है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए। ब्राह्मण को भी स्वास्थ्य चाहिए, ब्राह्मण को भी रोजगार चाहिए, ब्राह्मण को भी भूख लगती है भाई। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। हम सिर्फ सत्ता को, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं योगी जी को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि राजधर्म ये कहता है, इन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है, इन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है ब्राह्मणों को साथ ले जाने की, दलित को साथ में ले जाने की, यादव मुस्लिम कुर्मी को अपने साथ में लेकर के चले जाएंगे, रोली मिश्रा जी चली जाएंगी लेकर के, बाकी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आपके साथ कौन है? देखिए, ये जो बनावटी कौवे जो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, देश की जनता भूली नहीं है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये किसका नारा था? तो ये सब जनता याद कर रही है। लेकिन आज ये अपना एक रंग बदल करके जनता के सामने पेश ब्राह्मणों को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जितना अपमान ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में इन 3 दशकों में हुआ है, इसमें तीनों पार्टियों की सरकार शामिल हुई है, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भारतीय जनता। आज हालात क्या है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की? अगर आप वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति उठा के देख लीजिए, सबसे दयनीय स्थिति पे है। कहने को स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन सबसे पिछड़े समाज में सबसे गरीब वर्ग का अगर कोई आता है तो ब्राह्मण वर्ग का आता है। क्या किया इन्होंने ब्राह्मणों को केवल वोट लेने के नाम पर? और आज ब्राह्मणों की बात करते हैं। अब जितना अपमान ब्राह्मणों का किया गया है, हिंदू होने के नाम पर ब्राह्मणों का किया है, इन तीनों पार्टियों के लोगों ने किया है। देखिए, तीनों पार्टी में राशि जी, मुझे आपने कम समय दिया, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे बोलने के लिए कि किया क्या इन तीनों पार्टियों ने, किस तरह से जाति का कार्ड खेला है। सपा की सरकार आती है, सबको मालूम है कि किस प्रकार से जितने भी कलेक्टर लगेंगे, थानों में एसओ लगेंगे, जिले में कप्तान लगेंगे, कौन सी जात के लगेंगे, कौन से धर्म के लगेंगे, सबको पता है। बसपा की सरकार आती है, सबको मालूम है कि इन बड़े बड़े पदों पे जिनसे
सत्ता का कंट्रोल होगा, शासन और प्रशासन का कंट्रोल होगा, कौन सी बिरादरी के लोग आएंगे, कौन से जाति के आएंगे, सबको पता है। रह गई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी इन चीजों को इतना ज्यादा नहीं किया था, लेकिन योगी जी ने आकर के बता दिया कि हम भी इनसे पीछे नहीं है। उन्होंने भी उसी लाइन पे चलते हुए सबको अपना किया। तो आप बताएं कि ब्राह्मण जो बिरादरी है कहाँ जाएगी? और हम तो कभी भी किसी भी धर्म के हिसाब से, किसी भी जाति के हिसाब से हमने कभी नहीं की बात। हमने सबको साथ लेने की बात की है, सबके विकास की बात की है। एक क्विक क्लोजिंग कमेंट के लिए सभी के पास में चलूंगा, क्विक क्लोजिंग कमेंट के लिए सभी के पास में चलूंगा। अनिला जी, यूपी में अलग अलग करके ब्राह्मण जरूरी, यादव जरूरी, ठाकुर जरूरी, समाज जरूरी, गैर समाज जरूरी, दलित जरूरी, ओबीसी जरूरी, या फिर हर किसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये जो एक परंपरा शुरू कर रही हैं बहन जी, ये कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है राशिद जी। अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो अभी कल मेरे पास एक फोन आया एक बुजुर्ग से, एक ताऊ से। तो ताऊ बोले, लाली मैंने सुना है कि अब ये जो बसपा है ये ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। मैंने कहा हाँ ताऊ, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे। तो बोले लाली इंगे को सम्मेलन कब होंगे? मैंने कहा किसके सम्मेलन? ताऊ कहते जाटों के सम्मेलन। एक क्लोजिंग कमेंट के लिए सतीश जी के पास भी चलना जरूरी है। सतीश जी, उस नारे का क्या होगा जो आज भी यूपी वालों के जहन में ताजा है, तिलक तराजू और तलवार? देखिए राशिद जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके पास अगर ये क्लिप होती तो आप कब से पहले अपने टेलीविजन के ऊपर चला देते। बहन जी ने या मान्यवर काशीराम जी के पास अगर उनके शब्दों में अगर आपके पास क्लिप हो तो आप अपने दर्शकों को जरूर दिखाइए। सतीश जी, झूठे मूठे आरोप लगाना आप इतने सीजन है ना, आप अच्छा बोलते हैं ना, और चीजों को डक किस तरह से करना होता है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो हमारी बड़ी बहन भी है। आप मेरी बात सुनिए, अनिल सिंह जी ने जो बात कही है ये सच्चाई है कि गन्ने का रेट 125 रुपए कुंटल हमको मिला 2007 में, और जब हमने सत्ता दी डिबेट का वक्त पूरा हो गया है। माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ रहा है। अनुज यात्रे जी, अनिला मैम, रोली मिश्रा जी, सतीश प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे डिबेट में साथ में रहने के लिए। लेकिन हाँ, अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि यूपी में जब जब भी जाति की राजनीति होगी हम सवाल उठाएंगे। यूपी में जाति के नाम पर जब भी वोट बैंक को बांट करके देखे जाने की कोशिश होगी हम सवाल उठाएंगे। सवाल इसलिए उठाएंगे क्योंकि ये सवाल 24 करोड़ यूपी वालों का है। सवाल तो बनता है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। नमस्ते। भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन दम पे लड़ेगी ब्राह्मण वर्ग या कोई भी दूसरा वर्ग बसपा के साथ चला जाए। उत्तर प्रदेश में जाति और जमात की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे थे बसपा मौन थी,